मेरी सौगंध तेरी सौगंध। अब जनता किसके संग? केदारनाथ की सियासी लड़ाई सौगंध पर आ गई। कभी पीएम ने कहा था ना, सौगंध है मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब सीएम धामी ने सौगंध खाई तो लगे हाथ कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश गोदयाल ने भी गंगाजल हाथ में लेकर सौगंध खा ली। यानी मसला सौगंध पर आ गया है। सियासी मुद्दों के बीच सौगंध के जरिए एक नया सियासी संग्राम छेड़ा जा रहा है। यानी सौगंध बनाम सौगंध की बात आ गई। मेरी सौगंध तेरी सौगंध से ज्यादा बड़ी है। मगर जनता किस ओर खड़ी है? कांग्रेस ने क्या वाकई दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार का तोड़ सीएम धामी ने सौगंध खाकर जवाब देने की कोशिश की? तो कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदयाल भी सामने आ गए, क्योंकि आरोप हरीश रावत और गणेश गोदयाल दोनों पर लगा था। यानी बात सौगंध पर आ गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सौगंध है बाबा केदार की। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूँ, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूँ कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की झूठी अफवाह है। दूसरी तरफ सौगंध है गंगा जल की। तो जिस प्रकार से मैं आज यहाँ पर ये गंगा जल, ये संगम पर ये गंगा जल लेकर इस गंगा जल की सौगंध खाकर ये कह सकता हूँ कि आपके तमाम आरोप झूठे हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पर आकर कहिए कि गणेश गोदयाल के आरोप झूठे हैं। जी, केदारनाथ की सियासी लड़ाई सौगंध पर आई। केदारनाथ धाम का चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। पहले चुनाव में राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति को धार देकर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब चुनाव व्यक्तिगत हो चला है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नेताओं ने गंगा जल और बाबा केदार की सौगंध तक खाना शुरू कर दिया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ की सौगंध खाकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे गणेश गोदयाल हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खा रहे हैं। यानी सौगंध का जवाब सौगंध से दिया जा रहा है। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेसी लोग आ रहे हैं, केवल नेगेटिव बातें कर रहे हैं भाइयों बहनों, इसलिए वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में आप सबको याद होगा 2022 में जब चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे? इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी शंकराचार्य बन बैठे हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूँ, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूँ कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की झूठी अफवाह है। ये बड़ी बात तो नहीं है और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि जो बातें आपने एक राजनीतिक मंच पे कही, अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप वाकई सच्चाई के साथ में कहना चाहता हूं, आपकी आत्मा में एक उत्तराखंडियत का वास है, तो जिस प्रकार से मैं आज यहाँ पर ये गंगा जल, ये संगम पर ये गंगा जल लेकर इस गंगा जल की सौगंध खाकर ये कह सकता हूं कि आपके तमाम आरोप झूठे हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पर आकर कहिए कि गणेश गोदयाल के आरोप झूठे हैं। मैं आज ये गंगा जल लेकर यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बने बद्रीनाथ मंदिर से बद्रीनाथ मंदिर समिति के पद, प्रतिष्ठा और संसाधन और निजी रूप में भी प्रतिष्ठा या संसाधन का उपयोग मेरे द्वारा अगर उस मंदिर के निर्माण में कहीं भी उपस्थित होकर, शिलान्यास तो क्या, उसके बाद भी कहीं भी अगर उपस्थित होकर किया गया हो तो ये गंगा माई इसका फैसला करी। मेरा बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के इन आरोपों से सरासर झूठ है। ये मुख्यमंत्री जी के आरोप, मैं इससे इनकार करता हूं। केदारनाथ की सियासी जंग में सौगंध वाली सियासत दून तक सियासी गर्मी का एहसास करवा रही है।
भाजपाई समझा रहे हैं कि सीएम की सौगंध कांग्रेसियों की सौगंध से कैसे ज्यादा बड़ी है। बद्रीनाथ का मंदिर जो निर्माण हुआ था बॉम्बे के अंदर, उसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष थे गणेश कुतियाल, और उस कार्यक्रम में शिरकत की थी हरीश रावत जी ने। तो बहुत स्मार्टली वो कह रहे हैं कि मैं गंगा जल की कसम खा कह सकता हूं मैंने मंदिर निर्माण नहीं करवाया। उन्होंने निर्माण करवाया, ये तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। ये तो जब उन्होंने केदारनाथ धाम पर जो मंदिर निर्माण के बाद दिल्ली में चल रही थी और जब उस पर हायतोबा कांग्रेस ने मचाई, तो हमने एक तथ्य सामने रखा कि भाई आपने भी तो बद्रीनाथ का जो मंदिर बॉम्बे में बना उस कार्यक्रम में शिरकत की थी, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में उसमें शिरकत कर दी तो मुख्यमंत्री जी कहां दोषी होते? ये तो आपको उस समय देखना चाहिए था। निर्माण कराया ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो सौगंध तेरी सौगंध मेरी सौगंध, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। जनता किसके संग? हमारे साथ कुंवर जपैन जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ अभिषेक भंडारी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। नीरज कोहली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। तो कुंवर साहब जी, ये सौगंध खाने की नौबत आ गई आपको चुनाव जीतने के लिए, मतलब कांग्रेस ने फंसा दिया आपको, है? ऐसा आपको लगता है कि कांग्रेस इतना जनता का भरोसा जीत पाई कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को फंसाने का काम करे? तो आपने सौगंध खाने की नौबत क्यों आई? जवाब सुनिए। देखिए, सौगंध क्या खाई है? सौगंध ये खाई है कि कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही है उस दुष्प्रचार के कोई मायने नहीं है और उसकी सौगंध खाई है। तो ये कहाँ गलत है? यानी आप ये कह रहे हो कि नहले पर दैला पड़ गया? बिल्कुल, कांग्रेस के नहले के ऊपर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का दैला है। नहीं, मैं तो उस दुष्प्रचार की बात कर रहा था जो हरीश रावत के लिए आपने किया था, कभी मौलाना बनाकर। नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी ने कहा, तो इन्होंने सौगंध नहीं खाई, आपने सौगंध खा ली। अगर मौलाना वाली बात की आप बात कर रहे हैं तो वो तो सब आपने मीडिया के सभी बंधुओं ने दिखाया। हाँ, आपके सोशल मीडिया से उसको जो है पोस्ट किया गया था, उससे आपके सोशल मीडिया से पोस्ट किया गया था। तो सोशल मीडिया पे तिलक जी वही पोस्ट होता है जो मीडिया दिखाता है। अच्छा, तो मीडिया दिखाता है, वो सोशल मीडिया से आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे पोस्ट होता है। ये मुझे जानकारी नहीं थी, वही मटेरियल जाता है। मुझे जानकारी नहीं थी, तो आपने आज जानकारी दी है कि वो आप दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर जो मीडिया दिखाता है। आपकी जानकारी में है, आपकी जानकारी में रहता है, ऐसा नहीं है कि आपकी जानकारी में ना रहता हूँ। हम बहुत सीनियर नहीं, अब ये सौगंध खाने से कुछ बात बनेगी क्या? देखिए, सवाल यहाँ सौगंध का नहीं है, सवाल यहाँ दुष्प्रचार का है। कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही थी, अपने दुष्प्रचार के उसी जाल में कांग्रेस फंस गई। आज गंगा जल लेकर उस कांग्रेस को कसम खानी पड़ रही है जिस कांग्रेस ने कभी गंगा मैया, सनातन या मंदिर परंपराओं की कभी भी कोई मान सम्मान नहीं करा, उनमें आस्था नहीं रखी। आज वो कांग्रेस मजबूर हो गई है गंगा जल हाथ में लेके कसम खाने के लिए। तो ये उत्तराखंड की जनता की बहुत बड़ी जीत है। भंडारी जी ये कह रहे हैं इसी में हमारी जीत है कि आप कम से कम गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध तो खा रहे हैं। जवाब दीजिए भंडारी जी। मतलब केदारनाथ के मुद्दे पीछे छूट गए, अब बात सौगंध पर आ गई। जी तिलक जी नमस्कार, धन्यवाद आपका वॉइस ऑफ इंडिया वॉइस से। तो हमारे भाई कुंवर जपेंद्र जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा इनको बरगलाया है। भाई साहब, नमामि गंगे, मुझे गंगा ने बुलाया है, ये किसने बोला है? आज से 12-13 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे गंगा ने बुलाया है, ये कौन कौन सी बातें इन्होंने नहीं बोली हैं और आज ये सारी अपनी बातें भूल गए हैं। मैं कल चंद्रापुरी रुद्रप्रयाग माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था कि मुझे 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दूर बागेश्वर, जागेश्वर और नीम करौली के लेके मैंने कोई बयान नहीं दिया है। अगर कोई झूठ बोला है तो स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को? नहीं, आप दुष्प्रचार करोगे वो स्पष्टीकरण ही नहीं देंगे।
ये कौन सी बात हुई दुष्प्रचार भंडारी? तो दुष्प्रचार तो कुछ भी नहीं है, ये कल का इनका स्वयं का भाषण है। नहीं और भंडारी जी, मैं समझाता हूं आपको कैसे ये जी। मसला क्या होता है। आपने कहा कि सफाई क्यों दी। अभी जैसे मैंने कुंवर साहब से पूछा, मैंने कहा कि वो मौलाना बनाकर जो है आप लोगों ने जो है 2017 में जो प्रचार किया था जिससे कांग्रेस तबाह हुई, उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव में, बिल्कुल। तब जी। आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने उस पर कोई सफाई नहीं दी, उसको तमके की तरह हासिल किया, कहा कि नहीं बहुत बढ़िया यहां पे मुस्लिम वोट भी मिल जाएगा। बोले और बोलो। बिल्कुल यानी नहीं, आपने कहा कि बिल्कुल दोनों नहीं। हाथों से लड्डू। आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भैया आप दुष्प्रचार कर रहे हो। तत्कालीन कितना है? मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बिल्कुल इसमें स्पष्टीकरण दिया था। साहब बिल्कुल बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है। नहीं नहीं, वो स्पष्टीकरण हमें मालूम था, आप छोड़ो उस बात को भंडारी जी, मुद्दे पे आओ। ये केदारनाथ जी। में जो है ये जी। सौगंध का असर पड़ेगा कि ये लड़ाई तो दो सौगंध का बिल्कुल असर पड़ना है, सौगंध का असर बिल्कुल पड़ेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा बार बार झूठ बोल रही है और बाद में सौगंध खा रही है। क्योंकि इन्होंने दिल्ली में जो केदारनाथ धाम बनाने की एक षड्यंत्र था इनका, और उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया कि आपके बाद कोई भी माने धाम के मतलब कोई भी नहीं बना पाएगा। बोल रहे हैं हम एक्ट लेके आ गए। जी बताएं। एक्सपोज हो चुकी है। कुंवर साहब, यानी आप बद्रीनाथ की जनता इस सच को समझती है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। बद्रीनाथ में तो आपको जवाब मिल चुका है। नहीं वो अब केदारनाथ में जनता आपको जवाब देने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं तैयार बैठी पड़ी हुई है। अभी बद्रीनाथ कहां पहुंच गए जपेन साहब? अब वो तो राजेंद्र भंडारी पता नहीं कहां बेचारे, कोई बात नहीं। नीरज जी, ये देख रहे हैं आप सर, बात सौगंध पर आ गई। वो सीएम साहब सौगंध खा रहे हैं, वहां गणेश गोदयाल सौगंध खा रहे हैं। मसला सौगंध पर। एक मिनट, गणेश गोदयाल जी ने जवाब दिया है। एक मिनट सर, एक मिनट। नीरज जी, मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया। यहां प्रत्याशियों पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही, यहां बात सौगंध पर आ गई है, यानी केदारनाथ को लेकर। तिलक जी आप इसमें 6-8 महीने पे अगर नजर डाल के देख लें तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सबसे बड़ा हथियार जो है कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ मंदिर को लेके जो विवाद उपजा था दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेके, उसको मुहिम बना के कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से बीजेपी पे अटैक किया, केदारनाथ यात्रा, और तरह तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति के तहत, उसको पता है इसको चुनाव में जाना है कि किसी तरीके से मुद्दा बिल्कुल हॉट रहे, गर्म रहे। और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम था कि ये मुद्दा वाकई में गर्म है, हॉट है, और यही मुद्दा उसके गले की फांस बन सकता है। यानी आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने सही नब्ज पकड़ी थी? हाँ बिल्कुल। हाँ। और उस मुद्दे को, उस कैंपेनिंग को अगुवाई इसकी कर रहे थे गणेश गोदयाल, ठीक, उसको लीड कर रहे थे लगातार निरंतर। अब काउंटर तो होगा, सरकार काउंटर करेगी, बीजेपी भी काउंटर करेगी, इसलिए उन्होंने गणेश गोदयाल पे काउंटर किया कि भाई कांग्रेस के जमाने में बॉम्बे में भी तो मंदिर का निर्माण हुआ था, आप भी बीकेटीसी के चेयरमैन रहे हो, काउंटर करने के लिए जैसे को तैसा। आध्यात्मिक मुद्दा है, स्पष्टीकरण दोनों तरफ से आया, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप आए, तो बात सौगंध तक आ गई। एक तरफ गंगा जल आ गया और एक तरफ बाबा केदार आ गए। सौगंध का जवाब तो सौगंध से दिया जा सकता है। अब डिसाइड जनता ने करना है, क्षेत्र के मतदाताओं ने डिसाइड करना है कि वो गणेश गोदयाल पे, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, या मुख्यमंत्री धामी की बात पर विश्वास भरोसा करेंगे, या बीजेपी पे भरोसा करेंगे। नहीं ये मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये मुद्दा पिछले 3-4 महीने तो बहुत गर्म रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती गई, ये मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता चला गया। अब उतना गर्म नहीं है जितना 4-6 महीने पहले जब केदारनाथ यात्रा और ये सारी चीजें चल रही थी, अब उतना गर्म नजर नहीं आ रहा। अब कांग्रेस पार्टी चुनाव में अंतिम दौर में किस तरीके से इस मुद्दे को उठाती है, किस तरीके से इस मुद्दे का प्रभाव वहां के क्षेत्र के लोगों पे डालती है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसकी काट करती है, ये देखने का। नहीं नीरज जी, जैसे अभी भंडारी जी ने कहा कि भाई इन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा, इन्होंने स्पष्टीकरण क्यों दिया? अगर ऐसी बात होती तो मैंने एक उदाहरण दिया था
मैंने कहा जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला विवाद सामने आया और हरीश रावत को मौलाना बनाकर जो इनके सोशल मीडिया जो विद्वान बैठे हुए हैं जपेंद्र जी के यहां, तो उन्होंने पोस्ट किया, कांग्रेस ने उसे तमके की तरह इस्तेमाल किया, कहा कि भैया मुसलमानों को भी वोट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलन दो। उस टाइप का मामला था। और भले उसके बाद हरीश रावत हर मंच पर कहते नहीं मैंने तो कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं, तो बात तो उस वक्त जो कलंक के तौर पर लग गया उसे तो आज तक कांग्रेस नहीं मिटा पाई। तो क्या बीजेपी के सामने भी यही स्थिति हो रही है नीरज जी इस मामले को लेकर? देखिए तिलक जी, वो कांग्रेस की कमजोरी थी, इसी वजह से कांग्रेस से आपसे सत्ता आते आते चलेगी। हाँ। शायद वो समय का सबसे बड़ा हॉट इश्यू था जिसको बीजेपी ने बुलाया। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रणनीति पहले सोच समझकर अच्छे तरीके से रणनीति बना रखी है, और उसको मालूम था कि कांग्रेस क्या करने जा रही है, तो पूरी काट करेंगे अपनी तरफ से पूरा काउंटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दबी जवाब है, आप उस मुद्दे पर जवाब दोगे और आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस की चुनौती को हाथों हाथ लेकर, जैसे गंगा जल का जवाब बाबा केदारनाथ की सौगंध से दिया जा रहा है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह की रणनीति तैयार कर रखी है उसकी काट के लिए। ठीक, कुंवर साहब, आपने पूरे मंत्री संतरी सब वहां फौज लगा दी विधायकों की एक उपचुनाव को जीतने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं इस बात को होना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इस उपचुनाव में जीत और हार के मायने क्या हैं। उत्तराखंड सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क देश की सियासत पर पड़ेगा, यह आप समझ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सारे मतलब जबरदस्त आपके स्टार प्रचारक वहां मौजूद हैं, नाराज तो नहीं होंगे एक सवाल पूछ लूं? जी जी बिल्कुल, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। विजय बोगड़ा जी नहीं दिखाई दे रहे, वो तो केदारनाथ के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है ना। देखिए तिलक जी, हाँ? जब भी पार्टी किसी भी नेता का या कार्यकर्ता का वहां पे ड्यूटी लगाती है या हमसे वहां सहयोग मांगा जाता है तो सभी लोग आते हैं, लेकिन अगर कहीं किसी का स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है तो ठीक है, ये इन चीजों को हमें अलग से नहीं लेना। ऐसी तो कोई बात नहीं है बोगड़ा जी, बिल्कुल नहीं। तो उनके पुत्र सौरभ बोगड़ा जी नहीं आपको नजर आए? वो नहीं, विजय बोगड़ा जी और सौरभ बोगड़ा में फर्क है ना, वो पूर्व मुख्यमंत्री केदारनाथ के ब्रांड एम्बेसडर रहे, इसलिए आपने उन्हें माना था केदारनाथ का ब्रांड। आप कई सवाल ऐसे कर देते हैं कि जो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इत्र होते हैं, तो वहां अगर मतलब जैसे कि मैं समझा नहीं, कैसे सवाल कर देता हूं मैं भाई? आज हमने कहा कि वहां उनके पुत्र भी तो देखिए वहां कर रहे हैं ना, कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ जी, और कहीं सौरभ जी की कहीं मेहनत को कमी नहीं, वो तो बहुत युवा है और बहुत काबिल मंत्री है, मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन जो जिनकी मैं काबिलियत का जिक्र कर रहा हूं, उनकी काबिलियत तो आप ही ने बताई थी ना 2013 में, कफन चोर टाइप का मामला। चलिए हम आपका संदेश उन तक पहुंचा देंगे। नहीं, मेरा संदेश क्यों, मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, तो वो केदारनाथ में क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने मन से कहा था कि अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, केदारनाथ मत हारना, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है कहां? हमारी मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर हम आपके सवाल का जवाब दे लेंगे। क्यों, आप तय करते हैं क्या कौन कहां जाएगा? वो तो संगठन तय करता है। तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, आप संगठन के प्रवक्ता है, बताइए। आप संगठन तय करता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या विजय बोगड़ा जी ने जिन के नाम तय किए वो सब लोग जा रहे हैं? नहीं, विजय बोगड़ा जी क्यों नहीं जा रहे, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। हमने भी तो यही कहा आपको कि अगर वो नहीं जा पाए, उनके स्वास्थ्य को लेकर, बाकी चीजों को लेकर अगर उन्होंने नहीं जाना एग्री करा, तो इसमें कहाँ दिक्कत कहाँ है? अच्छा, दिक्कत कहाँ है? नहीं, क्योंकि वो बात सीएम साहब कह रहे थे ना केदारनाथ आपदा की, तो मैंने इसलिए आपकी चट भी आपकी, पट भी आपकी। हमने कहा ना हमारे केदारनाथ घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं फिर आगे बढ़ूं भंडारी जी। हमने आपको तीसरी बार क्या किया? हाँ कुंवर साहब, वो केदारनाथ में घोटाला हुआ था कि नहीं? देखिए, उत्तराखंड के अंदर सभी कार्रवाइयां चल रही हैं और निरंतर उसमें कहीं भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को लेकर केदारनाथ में घोटाला हुआ था कि नहीं आपदा में? तो आपदा में, उसमें आपदा के दोषी अधिकारियों को सबको सजा भी तो मिली। अधिकारी, और उस वक्त कफन चोर किसको कहा था आपने? हमने तो किसी को नहीं कहा था। किसी को नहीं कहा था? हमने कहा बताइए। हमने अच्छा, नहीं कहा आपने। अच्छा, तो उसमें सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी आप बताएं जरा, हमें ध्यान नहीं आ रहा किसकी सरकार थी। बहुत बढ़िया सर, आप 5 दिन तक सदन नहीं चल पाया था, ये भी याद है, या फिर गजनी बन गया आप?
हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल याद है याद कि है। उस समय की ऐसी आपदा आई और ऐसी भीषण आपदा में हाँ। उसमें हजारों लोगों की जानें गई, तो निश्चित तौर पर ऐसे में सदन आवश्यक था या वहां पे उनके लिए राहत कार्य वो आवश्यक स्कूटर थे, के तो वो नंबर राहत देश कार्य के थे। प्रधानमंत्री ने परेड ग्राउंड पे गिनवाए थे, वो भी याद है या भूल गए? क्या हुआ कुंवर देखिए साहब? देखिए तिलक जी, जो चीजें हैं वो चीजें अपनी जगह यथावत हैं और किसी भी तरह की कहीं कोई कोताही नहीं। आपको केदारनाथ की जनता से और उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने एक बेकसूर व्यक्ति पर गलत आरोप लगाए। किस बेकसूर व्यक्ति पर आरोप लगाए? आपने विजय बोगड़ा जी पर गलत आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए। देखिए, उस समय की व्यवस्थाएं और उस समय के सरकारी तंत्र के कामों को लेकर या जो जिस तरह से वहां व्यवस्थाएं बनाई गई और उन व्यवस्थाओं में चूक थी, तो निश्चित तौर पर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। अच्छा इसमें अच्छा, व्यक्तिगत मुझे लगा तौर कि पर आप विजय किसी बोगड़ा व्यक्ति जी को टारगेट कैसे करके आप- बोल रहे थे। नहीं, ये गलत बात है कुंवर साहब, आपने उस समय व्यक्ति को टारगेट करके बोला था। नहीं, हमें नहीं लगता कि अच्छा, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं सर, हो टारगेट सकता है, करके बोला हो, हो सकता है। हाँ, 9 संभव साल पुरानी बातें कहां याद रहती हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल सर, उस समय सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह उस लगे वक्त थे। तो मुख्यमंत्री और को लेकर तो आपने कुछ कहा ही नहीं। जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनको लेकर तो कुछ कहा ही नहीं था। सर मैं आपकी बात समझ गया कुंवर साहब, ठीक है। भंडारी जी, अब कहा 2013 में जो कहा वो छोड़िए उस बात को, लेकिन अब एक बात बताइए कि यहां जिस तरह से लड़ाई को लड़ा जा रहा है और आप ये तय कर चुके हैं कि भाई बद्रीनाथ रिपीट करेंगे हम केदारनाथ में, क्या आपको लगता है ये इतना आसान हो पाएगा आपके लिए? और एक बिल्कुल मुद्दे के आसान सहारे। है जी, बिल्कुल आसान है जी। तिलक जी, आप जपेंद्र जी से एक चीज पूछ रहे थे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा जी कहाँ हैं, लेकिन इनके एक और स्टार प्रचारक हमारे अभी स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी कहाँ हैं? जी नहीं, वो मुझे तो तो हरीश एक- रावत जी हाँ। बता रहे हैं ना, बीजेपी की 2 टीमें काम कर रही हैं। जी, हाँ, वही कह रहे हो आप? अब बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। कहाँ है धन सिंह रावत, पूछ लेता हूं। ये कह रहे धन सिंह रावत जी कहाँ है जपेंद्र जी? जी, वो भंडारी जी कह रहे हैं इनसे पूछ लो जरा, आपके जो सबसे काबिल मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, वो कहाँ है आजकल? धन सिंह रावत जी कहाँ है? धन सिंह रावत जी प्रदेश में हैं, अपना काम कर रहे हैं। धन सिंह रावत जी कहाँ जाएंगे? ठीक, हाँ भंडारी जी वो कह रहे हैं अपने प्रदेश में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ठीक है, तो ये केदारनाथ जो उपचुनाव है इसमें धन सिंह रावत जी नहीं दिखे, कोई बात नहीं। हमें इससे ये है कि भाजपा अपनी रणनीति अपने हिसाब से बना रही, लेकिन हम जरूर पूछ रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस समय कहाँ है? आपके अनुसार रणनीति थोड़ी बनाएगी, आप अपनी नहीं, हमारे अनुसार मत बनाइए, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य मंत्री को जरूर ढूंढना चाहेंगे। चिंता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता और फिक्र करने हम की आपको अपने आवश्यकता नहीं स्वास्थ्य है। मंत्री को जरूर भारतीय ढूंढना जनता पार्टी चाहिए। का नेतृत्व जानता है कि क्या करना है। भंडारी जी जी, अब वो आप अपने स्टार प्रचारक तय करिए ना, उनको तय करने दीजिए किसको चुनाव में उतारना है किसको नहीं उतारना। अरे भाई, हमारे अब आप तय करोगे वो बात? की कमी थोड़ी नहीं, हम तय नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, अभी आप कह रहे हो कि भाई विजय बोगड़ा नहीं है, फिर आप कहोगे धन सिंह रावत नहीं है, थोड़ी देर बाद कहोगे राजेंद्र भंडारी भी नहीं दिखाई तिलक जी, दे। हमारे पास बहुत स्टार प्रचारक हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे भंडारी जी उल्टा सवाल कर दूं, एक मिनट, अभी मैं आपसे थोड़ी देर में उल्टा सवाल कर दूं, आपके प्रभारी कहाँ है? कहाँ है आपकी प्रभारी? का कार्यक्रम लगा हुआ है। अच्छा, कार्यक्रम लगा हुआ है ना, वो पिछले जी। 6 महीने से लगा हुआ है, नहीं, मालूम है पहुंचने भंडारी वाले हैं। जी, हाँ, पहुंचने वाले तो हैं। ये मत बोला करो सर, प्रभारी को मतलब ही नहीं है आपसे। फिर आप कह रहे हो जहां चुनाव, उनको पूछ लो चुनाव है केदारनाथ में, मालूम है उनको? आप उनसे कह रहे हो कि भाई आपके नेता कहाँ है धन सिंह रावत? आपके प्रभारी को ही नहीं मालूम, आपके प्रभारी वायनाड में, उनको केदारनाथ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उत्तराखंड में यहां प्रदेश अध्यक्ष तो नियुक्ति करता है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को कैंसिल कर दिया जाता है। नहीं, जी, इनकी स्थिति ये हो गई है कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा। कोई बात नहीं कुंवर साहब, कोई बात नहीं, एक मिनट। नीरज जी, ये जो वॉक युद्ध चल रहा है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, केदारनाथ चुनाव में हार जीत के मायने क्या है? क्या कांग्रेस इस बात को समझ रही है? प्रदेश प्रभारी तो नहीं समझ रहे, तो समझ में आ गया कांग्रेस का।
उनका कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो वहां रणनीति के आधार पर केदारनाथ का चुनाव बहुत जरूरी है, वायनाड से 10 गुना ज्यादा, उसकी सियासी तासीर वायनाड से कई गुना ज्यादा है, लेकिन प्रभारी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस संगठन समझ रहा है। तिलक जी, मैंने तो 2 दिन पहले ही आपसे डिबेट में चर्चा हुई थी कि इस चुनाव की जो अहमियत है वो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, और बेहतरीन बल्लेबाज वही होता है जो पिच के मिजाज को देख के खेलता है। क्योंकि लगातार 2016 के बाद लगातार चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारी तो उसने देखा कि नतीजा बदली हुई है, उसी हिसाब से नई रणनीति तैयार करी, उसी हिसाब से उसने रोड मैप तैयार किया, और उसी हिसाब से पूरा आपने देखा कि प्रबंधन तंत्र जो है वहां, चाहे संगठन के लोग हों चाहे सरकार के लोग हों, पिछले 3 महीने से वहां पर उन्होंने किलेबंदी कर रखी है। कांग्रेस पार्टी ने मूवमेंट बनाया है चुनाव का, लेकिन आपने जो बात कही हाईकमान की, ये चुनाव कहने में उपचुनाव छोटा सा चुनाव है, लेकिन सरकार की 1 नंबर की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सरकार को भी मालूम है। लेकिन क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था से जुड़ी हुई विधानसभा सीट है, और उस सीट की कितनी अहमियत है, और बद्रीनाथ के बाद, अयोध्या के बाद अगर इस सीट में कुछ 19-21 हो जाता है तो देश की सियासत में इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला, कितना फर्क पड़ने वाला है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव चल रहा है, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुझे लगता है जो हाईकमान है, आला कमान है, उतनी गंभीरता से चुनाव को नहीं ले रहा, उतना सीरियस इस चुनाव को नहीं ले रहा। आपने भी प्रभारी की बात करी, मेरे हिसाब से इनकी टॉप लीडरशिप को चुनाव में आना चाहिए था, अगर वाकई में इन्होंने मंगलौर और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ फतेह करने का संकल्प लिया। तो मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, तो वो मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। बद्रीनाथ जी में और मंगलौर में हमारे प्रभारी नहीं आए थे, लेकिन उनके कुशल प्रबंधन से हम चुनाव जीते हैं। उनका आज भी भंडारी जी प्लीज, उनका कुशल प्रबंधन हरियाणा में पूरे देश ने देखा। नहीं, हरियाणा अलग मैटर है। नहीं, हरियाणा वही मैटर है। कुल्हाड़ी कहां है, जाके मैं पैर तो मार लूं। अब आप हमें बताएंगे भंडारी जी? नहीं, आपको नहीं बताया। पूरे देश ने देखा ना कि हुड्डा जी और वर्सेस शैलजा जी, आपको लड़ना किसी और से था, आपस में लड़ रहे थे। अब आप कह रहे कुशल नेतृत्व तो कुशल रणनीति, मालूम है सर? हाथ में आई बाजी दबा दी हरियाणा में उन्होंने। हरियाणा में आपने और आपके काबिल वरिष्ठ नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई थी, पूरे देश ने देखा। ठीक भंडारी जी, वो बात नीरज जी सही कह रहे हैं। अगर कोई वाकई में विद्वान, आपके यहां काबिल नेताओं की कमी नहीं है, अगर कोई राहुल जी को समझाता तो राहुल जी को वायनाड के साथ साथ केदारनाथ भी आना होता। केदारनाथ आते इसका एक अलग मैसेज होता, समझे भंडारी जी? आपके मनोबल पर भी और देश की सियासत के लिहाज से हम फिर कहते हैं कि यहां प्रभारी की कोई जरूरत नहीं। ठीक, कुंवर साहब ये कह रहे हैं, कुंवर साहब आवाज आ रही है कि गई? जी 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 आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए छोड़िए, बोगना जी की बात अभी नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि आपके जो मंत्रिमंडल में सबसे काबिल मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनके ऊपर गणेश गोदियाल ने एक और आरोप लगाया है। बोले कि एक मंत्री ने चुनाव में भीड़ ना जुटा पाने की वजह से एक अनुसूचित जाति के एक अधिकारी का डिमोशन कर दिया, ट्रांसफर तक कर दिया कि भीड़ नहीं जुटी थी अनुसूचित जाति सम्मेलन में। ये आरोप निराधार है, इसमें कोई भी लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक प्रयास होता है चीजों को मोल्ड करने का, और इस चुनाव के समय, केदारनाथ के उपचुनावों के समय इसके जो बयान मोल्ड कर बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, वहां धनी की अच्छी खासी तादाद है। नहीं, पर उसमें इस आरोप में इसमें इसका कोई आधार नहीं है, कोई हम इसे डिनाई करते हैं। ठीक, डिनाई करते हैं। लेकिन कुंवर साहब जी, बोगड़ा जी आएंगे कि नहीं? हमने आपको अब 4थी बार कह रहे हैं कि हम निश्चित तौर पर आपका संदेश उन तक पहुंचाएंगे तिलक जी, 4थी बार, और 5वीं बार फिर कह देते हैं। अच्छा, तो आप हमारे संदेश से चलते हैं क्या? बिल्कुल चलना पड़ेगा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, और आप जैसे जर्नलिस्ट अगर साथ हो और उनसे वार्तालाप हो तो भाई ध्यान रखना पड़ता है, और बिल्कुल आपके बिल्कुल जो आप चाहें उसे भी समझना पड़ता है। चलिए ठीक है, अगर हमारे सुझाव से ही अगर बोगड़ा जी आ जाए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। भंडारी जी को भी फोन कर लीजिएगा, क्या पता राजेंद्र भंडारी जी भी आजकल बद्रीनाथ चुनाव हारने के बाद है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, और नीरज जी आपका भी। तो सियासत की लड़ाई में मेरी सौगंध तेरी सौगंध, अब बात सवाल यही कि जनता किसके साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।